हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोव एकेडमी। आज की क्लास में हम यूपीएससी ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी एग्ज़ाम 2026 के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अब तक यूपीएससी ने रिलीज़ नहीं किया है, बट कई आरटीआईज़ के ज़रिए ये पता चला है कि 2026 में अराउंड 370 टू 400 वैकेंसीज़ जो हैं वो 2026 में उनके लिए यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, तो आज हम इसी एग्ज़ाम के सिलेबस को समझेंगे, और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है तो आपके लिए रिसोर्सेज जो इस एग्ज़ाम में काम आएंगे उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईओ, एओ और एपीएफसी क्या होता है। देखिए, ये होते हैं ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके तहत एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। ओके, अब इसकी दो स्टेजेस हैं। पहला होता है रिटर्न एग्ज़ाम, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी बोलते हैं इसे, और ये 300 मार्क्स का होता है और इसका वेटेज ओवरऑल प्रोसेस में है 75%। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। ओके, और कुल 120 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में आते हैं। और सेकेंड स्टेज होती है इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का होता है और 25% वेटेज के साथ देखने को मिलता है। टोटल मेरिट लिस्ट जो फाइनल बनती है वो 400 मार्क्स की बनती है, यानी आउट ऑफ 400 मार्क्स। ठीक है, अब रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो है ऑफलाइन, ओएमआर बेस्ड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आते हैं, 2 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलेगा और 120 क्वेश्चन आएंगे जिसके टोटल 300 मार्क्स होते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है। अब क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम और यूपीएससी के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं और हर एग्ज़ाम में ही नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होती है, और इस एग्ज़ाम में भी 0.83 यानी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में भी है। दोनों ही लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश में ये एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसका जो पार्ट ए है, ये एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होता है और पार्ट ए जो होता है वो सिर्फ इंग्लिश का है। ओके, और ये पार्ट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। ओके, वेटेज फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए, इसकी मोस्ट प्रोबेबल डेट कौन सी हो सकती है। सबसे पहले ये देखते हैं कि नोटिफिकेशन के बाद यूपीएससी ने अब तक कितने दिनों के बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया है। तो पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि जब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उसके ऑलमोस्ट 100 टू 120 डेज़ के बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। ठीक है, अब ये है यूपीएससी का 2026 का कैलेंडर, जो कि यूपीएससी रिलीज़ करती है हर साल। ठीक है, अब इसमें 6 जून ये जो रिजर्व डेट है, रिजर्व फॉर यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन, क्योंकि सेपरेटली स्पेसिफिकली यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि अगर एग्ज़ाम होगा तो रिजर्व्ड जो डेट्स हैं इनमें होगा। ठीक है, तो 6 जून इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद इतना कम समय अभी, और अब तक नोटिफिकेशन आया भी नहीं है, तो जून में नहीं होने वाला। ठीक है, जुलाई में नहीं होने वाला, अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, 90% चांसेस है कि अगस्त में नहीं होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल डेट है इसकी 27 सितंबर। 26 सितंबर को सैटरडे है और संडे यानी कि 27 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, सिर्फ उस केस में जब जून में नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देती है यूपीएससी। ठीक है, और मैं आपको हाईली यही रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी तैयारी इस हिसाब से कीजिए कि 27 सितंबर को ही आपका एग्ज़ाम है। ओके, और उसके बाद भी 10 अक्टूबर और 31 अक्टूबर यानी कि 11 अक्टूबर और 1 नवंबर, और उसके बाद दिसंबर तक की डेट्स यहाँ पर हैं जो कि रिजर्व्ड है यूपीएससी आरटी एग्जामिनेशन के लिए, तो इन पर भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप 27 सितंबर ही अपनी एग्ज़ाम डेट मानकर तैयारी कीजिए। ठीक है, एक गोल अपने डिसाइड कीजिए, अपना प्लान बनाइए अच्छे से और तैयारी कर शुरू कीजिए। अब ये 2027 का यूपीएससी का कैलेंडर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आई डोंट थिंक इतना आगे यूपीएससी जाएगी। सिर्फ एक केस में यहाँ तक हो सकता है कि 2025 का जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम था उसका फाइनल रिजल्ट अगर रिलीज़ नहीं होता है तो ही 2027 में ये डेट एग्ज़ाम की जाएगी, क्योंकि यूपीएससी का ऑलमोस्ट अब तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि एक एग्ज़ाम साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही उस एग्ज़ाम का दूसरा नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी डेट्स की बात। अब इसका सिलेबस समझते हैं। स्कीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देखिए, मोटा मोटा सिलेबस यूपीएससी की वेबसाइट पर जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है, और इसमें
मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं कि सब कुछ आपको समझ में आ जाए, क्योंकि जिस तरह का पेपर आता है और जिस तरह का इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश ये आता है पार्ट ए में, इसके फिक्स्ड हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, और उसके बाद आता है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, यानी कि बेसिकली मॉडर्न फ्रीडम मूवमेंट जो है इंडिया का, मॉडर्न हिस्ट्री, वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आता है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि पॉलिटी है, डेवलपमेंट इशूज़ एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हर बार यूपीएससी के ऑलमोस्ट हर एग्जाम में ही करंट से रिलेटेड टॉपिक्स ही आते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस आती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए, आप अगर ऑलरेडी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बाकी के सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये जो दो टॉपिक्स हैं ये थोड़े अलग हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, सोशल सिक्योरिटी और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। अब 2023 तक एपीएफसी और एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के जो एग्ज़ाम थे ये यूपीएससी 2 शिफ्ट में सेपरेटली कंडक्ट करवाती थी। ठीक है, और ये जो ऑडिटिंग और इंश्योरेंस है ये एपीएफसी के टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन अब से 2025 से इस एग्ज़ाम को कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के तौर पर यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, यानी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा लेकिन कट ऑफ दोनों ही एग्ज़ाम्स का अलग जाएगा। और जो एलिजिबिलिटी है, बेसिकली एज जो है, वो एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है 30 और एपीएफसी के लिए है 35। ओके, इसीलिए दोनों का ही कट ऑफ जो है वो अलग जाता है और दोनों की वैकेंसीज जो हैं वो भी डिफ़र करती हैं। ओके, वेटेज के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इसका सिलेबस जो है वो डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए, जनरल इंग्लिश के लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक और न्यूज़पेपर के जो ऑडिटोरियल सेक्शन होता है, एडिटोरियल सेक्शंस जो होते हैं, उसे आप एक बेस बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसके साथ रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, तभी इंग्लिश आपकी अच्छी हो सकती है, क्योंकि 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं इंग्लिश वाले सेक्शंस में से, तो वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। अगर आप सारे नहीं तो एटलीस्ट 20 में से 17 to 18 क्वेश्चन सही करते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा उससे। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउंस, पैसेज और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, तो पार्ट ए ये हो गया। अब आता है पार्ट बी, जिसमें सबसे पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आता है, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया आता है। इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक्स को आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, और नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद उतना टाइम नहीं मिलेगा और हड़बड़ी में आपसे गलतियां होंगी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, आपको आर्ट एंड कल्चर भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और उसके साथ पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपका पूरा हिस्ट्री वाला सेक्शन कवर हो जाएगा, और इसके बाद भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप अलग से स्पेक्ट्रम बुक को रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत सही रहेगी आपके लिए। ठीक है, करंट एंड डेवलपमेंट इशूज़, देखो दो चीज़ें हैं, करंट डेवलपमेंट इशूज़ प्लस इकोनॉमी। इनके लिए आप पीआईबी बेसिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है गवर्नमेंट की, उसकी जो पीडीएफ्स होते हैं उसका मंथली कंपाइलेशन आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप डेली पढ़ने में कंफर्टेबल है तो वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यूपीएससी का जो आईएएस वाला एग्ज़ाम होता है, बेसिकली सीएसई एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज 2026, उसमें बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आया हुआ था और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो पीआईबी से डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि पीआईबी में आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ईपीएफओ एग्ज़ाम इजी आएगा, बिल्कुल नहीं। 2025 वाला एग्ज़ाम भी मॉडरेट टू टफ ही था। मॉडरेट सिर्फ स्पेशल जो सब्जेक्ट्स हैं,
अकाउंटिंग और लेबर लॉस, उसके ही क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन बाकी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरह यूपीएससी 2026 का जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, उसमें भी बहुत टफ एग्ज़ाम आया हुआ है। इसीलिए करंट इवेंट्स और इकोनॉमी के लिए पीआईबी ज़रूर रेफ़र करो, और इकोनॉमी के लिए इसके साथ साथ एनसीईआरटी भी ज़रूर पढ़ना, ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए सिर्फ एक बुक है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स मत देखना। एम लक्ष्मीकांत में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका बेस भी क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ पीवाईक्यूज़ ज़रूरी है। पीवाईक्यूज़ हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। पीवाईक्यूज़ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है मॉक टेस्ट, वो सभी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसके लिए भी एनसीईआरटी सही है। 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज़ होते हैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप की, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग एरर्स, शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, फाइनल अकाउंट्स जिसमें P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सभी आते हैं, और रेशियो एनालिसिस, ठीक है। तो इसके लिए भी एनसीईआरटी पीवाईक्यूज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, ओके। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। अब अगर आप नॉन लॉ बैकग्राउंड से हैं तो इस टॉपिक में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ओके। अब देखिए, ऑल्दो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी में सिर्फ एक बैचलर डिग्री मांगी है, लेकिन प्रेफरेंस उनको मिलती है जिनका बैकग्राउंड लॉ से है या मैनेजमेंट से है या कॉमर्स से है, ओके, अकाउंट्स वाले बेसिकली। तो उन्हें वो बेसिकली डिज़ायर्ड हैं इस एग्ज़ाम के लिए, बट स्टिल फाइनल रिजल्ट जो होता है वो मेरिट के बेसिस पर ही निकलता है। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं उसमें अलग अलग तरीके की थ्योरीज़ हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन है, ओके, लेबर वेलफेयर की थ्योरीज़ हैं, वेजेस की थ्योरीज़ हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, और ये सभी चीज़ें आती हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। उसके बाद लेबर लॉस में आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ओके, जैसे कि ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। अब देखिए, कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एक पैटर्न रहा है कि फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो वुमन एम्प्लॉय होती है उसे कितने हफ्तों की लीव जो है वो मिलती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर एट प्रेजेंट है 26 वीक्स 2017 के अमेंडमेंट के बाद। उसके पहले 12 हफ्तों की लीव जो थी वो मिला करती थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इसी तरह से बाकी के एक्ट जो हैं उनसे भी जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत बार रिपीट हुए हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट से वेलफेयर ऑफिसर कितने वर्कर्स होने पर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, या फिर कूल ड्रिंकिंग वाटर कितने वर्कर्स होने पर फैक्ट्री में दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कितने एम्प्लॉयज़ होने पर एप्लीकेबल होती है। तो ये जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं इन पर ज़्यादातर ध्यान दीजिए। अब लेबर लॉस का सबसे अच्छा सोर्स है बेयर एक्ट, ठीक है। जो लेटेस्ट बेयर एक्ट्स हैं इन लॉस की वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए पूरी, तो आपकी लेबर लॉस उसमें से कवर हो जाएंगी। ऑल्दो लेबर लॉस की क्लासेस भी मैं इस पे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैं बहुत ही आसान भाषा में इन लेक्चर्स को तैयार करूँगा और बहुत ही शॉर्ट नोट्स होंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही उसमें इंक्लूड की जाएंगी ताकि आपको रिवाइज़ करने में भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। अब देखिए बेयर एक्ट्स, उसके साथ साथ PYQs, और PYQs इसीलिए ज़रूरी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस एक्ट से किस स्पेसिफिक रीजन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 2023 या 21 में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि चाइल्ड कितनी एज तक का माना जाता है फैक्ट्रीज एक्ट में। अब बात ये आती है कि कई एक्ट्स में चाइल्ड की डेफिनेशन ही अलग है। किसी एक्ट में 15 तक के जो बच्चा होता है उसे चाइल्ड माना जाता है, लेकिन कई एक्ट्स में 14 तक के बच्चे को चाइल्ड माना जाता है, ओके। तो इन सभी कन्फ्यूजन से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सभी 29 जो टोटल लेबर लॉज हैं इनको 4 कोड्स में डिवाइड किया है, जो कि रिसेंटली एप्लीकेबल होने वाली हैं। ऑलमोस्ट उनके रूल्स तैयार हुए हैं, और ये कोड्स हैं कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। और अगर मतलब चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन के साथ हो सकता है इन लेबर लॉज की जगह पर ये कोड्स आपके सिलेबस में ऐड हो जाएं, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे इन एक्ट्स के ज़रिए ही, क्योंकि इनके ज़रिए पढ़ना आसान होता है। अब
देखिए, और बेसिकली जो नए ये कोड्स आए हुए हैं इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम पूरे कोड पढ़ने की बजाय इनकी एक डिफरेंस टेबल को पढ़ लेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसने खुद रिलीज़ की थी, तो उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल साइंस, अगेन एनसीईआरटी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जैसे कि ल्यूसेंट या फिर अरिहंत, आप उससे भी अपने साइंस के जो नोट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा PYQs प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देखिए हर सब्जेक्ट के लिए कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले PYQs ज़रूर पढ़ना, या फिर अगर आपने सब्जेक्ट शुरू कर दिया है तो PYQ साथ में लेकर पढ़ना, ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है, किस लेवल का आता है। ओके, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कोई भी स्टैंडर्ड बुक, ऑल्दो मैंने इस चैनल पर कंप्यूटर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 1-2 टॉपिक्स ही मिसिंग है EPF एग्ज़ाम के लिए, तो वो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी भी ऑलमोस्ट लेबर लॉ जैसे ही इसमें भी कुछ लॉज हैं, उसके साथ हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। इसमें एक्ट्स जो आती हैं वो EPF एक्ट है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन, अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी से भी एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि मैक्सिमम ग्रेच्युटी जो है वो कितनी होती है, तो एट प्रेजेंट ये 20 लाख है। ठीक है, और इसके साथ ही सोशल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट स्कीम्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो बनाई जाती हैं वो इसमें शामिल है। अब इसके अलावा APFC के कुछ सेपरेट टॉपिक्स हैं, इंश्योरेंस, स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, लेबर इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब स्टैटिस्टिक्स एक माइनर टॉपिक है और 2025 में इसमें सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस ही आए हुए थे। ठीक है, और इसके लिए NCERT ही सबसे अच्छा सोर्स है। इसमें सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने हैं, मीन, मेरिडियन, ये सभी इसमें क्लियर करने हैं। इंश्योरेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैं इसी चैनल पर ही करवा दूंगा। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, लेबर इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी टॉपिक्स आपको NCERT में मिल जाएंगे ईजिली। ओके, और अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है तो आई सजेस्ट कि NCERT के आप PDFs डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से और उनके नोट्स बनाना ज़रूर शुरू कर दीजिए। नोट्स हाईली बेनिफिशियल रहेंगे आपके लास्ट टाइम रिवीजन में। ठीक है, और रिवीजन के लिए भी सिर्फ लास्ट टाइम तक मत बैठे रहना, हर महीने अपना जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं उसका एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिए। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज, पार्ट A 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर 7 से 9%, पॉलिटी इकोनॉमी 15%, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 9 to 12%, लेबर लॉस का वेटेज ज़्यादा है। लेबर लॉस और अकाउंटिंग अगर आपने सही कर लिए तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों ही टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस EPFO एग्ज़ाम में आते हैं वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चंस ही होते हैं और आप इजीली उन्हें सही कर लेंगे अगर आपने अपने बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं तो। करंट अफेयर, सोशल सिक्योरिटी, अगेन PIB, फिर से बोल रहा हूँ PIB बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। साइंस प्लस कंप्यूटर, क्वांट एंड रीजनिंग, इसके भी ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एप्टीट्यूड, क्वांट, रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए इसकी भी प्रैक्टिस डेली कीजिए तो हाईली बेनिफिशियल रहेगा PYQs को कंसीडर करते हुए। और रीसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें हाई फोकस देखने को मिला है लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और अकाउंटेंसी। ऑलमोस्ट ऑल्दो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं तो इनका हाई फोकस रखना इन पे बनता भी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स, क्वांट एंड रीजनिंग, ये टॉपिक्स अगर आपने मास्टर कर लिए तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा इस अटैम्प्ट में ही। ठीक है, और एक बात याद रखना, किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करो, PYQs करो और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, इतना काफ़ी है। ओके, अब डिफ़िकल्टी लेवल पिछले कुछ सालों से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम ही आता है, और UPSC जिस तरीके से कंपटीशन बन रहा है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, और जिस तरीके के एग्ज़ाम्स UPSC अब कंडक्ट करवाती है तो डिफ़िकल्टी लेवल ही आप एक्सपेक्ट करिए एग्ज़ाम में। हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। CSAT भी बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पर आपको ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अब देखिए कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो PYQs एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली। ठीक है, अगर आपके पास PYQ का कोई सोर्स नहीं है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PYQs प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर रिवीजन। कंसिस्टेंसी
ये मत सोचना कि एक हफ्ते या एक महीने में पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ तो थक हार कर बैठ जाना है, ऐसा नहीं है। बट उसे आप पढ़ते रहिए। हर महीने जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अपने माइंड मैप्स भी आप बना सकते हैं, हाईली बेनिफिशियल होते हैं। और इनको रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। हर हफ्ते रिवाइज़ कीजिए या फिर हर 2 हफ्ते में रिवाइज़ कीजिए। बट रिवीजन का गैप इतना लंबा मत रखिए कि आप चीज़ों को भूलने लगें, ठीक है? और यही एक रीज़न होता है। कई लोगों का कहना होता है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं, एग्ज़ाम के समय में याद नहीं आती। उसका मेन रीज़न यही है कि आपका रिवीजन उतना अच्छा नहीं होता। मान लीजिए आपने आज नोट्स बनाए हैं, ठीक है? अब इसको 1 हफ्ते के बाद ज़रूर रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? ज़रूर रिवाइज़ करो। 1 हफ्ते में आपने जो भी कुछ लिखा है, जो भी कुछ पढ़ा है, उसे ज़रूर रिवाइज़ करो और रिवीजन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आपने एक बार रिवाइज़ कर लिया, इसे दोबारा से 2 हफ्ते के बाद फिर रिवाइज़ करो, ये पता करने के लिए कि आपको सब कुछ याद रहता है या नहीं, ठीक है? 1 महीने के बाद फिर से रिवाइज़ करो और यही रिवीजन की सबसे अच्छी टेक्निक है, जिससे आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रहेंगी जो भी आपने पढ़ा है। और रिवाइज़ करने के लिए लास्ट टाइम तक मत बैठे रहो। लास्ट टाइम रिवीजन अलग होता है, बट एक जो कंसिस्टेंट रिवीजन होता है ना, वो भी ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स ज़रूर बनाओ अपने स्टाइल में, अपने तरीके में, ताकि आपको याद रहें चीज़ें। कई लोगों का होता है 1 वर्ड लिख लेते हैं और उस वर्ड से पूरा सब कुछ, पूरा पैराग्राफ याद आ जाता है ना? तो अब जैसा भी आपका तरीका है, क्विक रिवीजन के लिए वैसे नोट्स आप बनाइए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप ज़रूर एक बार पढ़िए, ताकि आपको जो लेवल है इस एग्ज़ाम का, वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ ही आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि आप जो सोर्स इस एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है? इसमें सभी के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री और इकोनॉमी, पॉलिटी, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, सभी के क्वेश्चंस हैं। तो इनको एक बार ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट 50 to 60 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, और इन्हें ज़रूर देखिए, ज़रूर देखना इन्हें, ठीक है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इस तरीके के, बट वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते। और कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी ऑल्दो ईजी ही आते हैं। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू चैट जीपीटी इज़ करेक्ट। हमने ऑल्दो मैंने कंप्यूटर की क्लासेस में ये बताया हुआ है, ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है? एलएलएम बेस्ड मॉडल है ये, ठीक है? और बाकी के क्वेश्चंस भी बहुत ही ईजी, बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ईजी होते हैं, तो आपको आंसर पता करना ईजी हो जाता है, ठीक है? चैटिंग सॉफ्टवेयर है? नहीं है। हाई लेवल साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है? नहीं है। प्रिडिक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये आपको नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? ईजी है, हार्ड डिस्क, ठीक है? ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें कंप्यूटर के, बट फिर भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस साल भी ईजी आएंगे, टफ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ओके? ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़िए। ईपीएफओ से रिलेटेड हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अकाउंटेंसी के इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बेसिकली थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है आपका जो एंट्री होती है, अकाउंटेंसी में एंट्रीज होती हैं, उससे रिलेटेड आ जाए, जो कि देखने को मिल जाता है ईजिली, ओके? अब ये हैं वो एक्ट्स जो आपको पढ़नी है, जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें से भी मेजर एक्ट्स हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि ये चारों ही एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? इसमें फैक्ट्रीज एक्ट इंपॉर्टेंट है। माइंस एक्ट से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आ सकता है, वरना वो भी नहीं आएगा शायद, ठीक है? और चाइल्ड लेबर एक्ट इंपॉर्टेंट है, ओके? इसके अलावा ट्रेड यूनियन एक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी के चारों एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और उसके अलावा ये चार जो कोड्स हैं, इनकी हम एक डिफरेंशियल टेबल के ज़रिए पढ़ेंगे, ताकि काफ़ी ईजी होगा पढ़ने में और उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप जो जिन हम एक्ट्स को जो सेपरेटली पढ़ेंगे और उसके बाद एक डिफरेंशियल टेबल कर लेंगे, तो हमारे चारों एक्ट जो कोड्स हैं, नए कोड्स, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, ओके? तो ये थी आज की क्लास इस एग्ज़ाम से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको एनसीईआरटीज़ चाहिए, तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीवाईक्यूज़ अगर आपको चाहिए तो भी आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जल्दी ही हम लेबर लॉज की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, जिसमें
हम लेबर लॉज की हिस्ट्री, उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लेबर लॉज या लेबर्स, उन सभी से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे सारी एक्ट्स को हम कवर करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस PYQs भी मैं क्लासेस में इंक्लूड करूँगा। तो आप बने रहिए यहाँ पर और बस शुरू हो जाइए अपनी तैयारी में, ताकि मैक्सिमम कवरेज आप जल्दी से जल्दी कर पाएँ और इस एग्ज़ाम में आपको एक एड्ज मिल जाए। ओके, सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।